हेलो नमस्कार दोस्तों एवं साथियों, आप सभी का हमारे क्लास में बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोग का। तो देखिए, एक इंतज़ार होता है हर लोगों का। जैसे जो बीपीएससी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, उनका एक इंतज़ार होता है रिवीजन का। एक सबसे बेहतरीन एक आपको बुक आता है जिसका नाम है घटना चक्र, जिसका नाम होता है घटना चक्र। और ये समसामयिक का अगर बात कर दिया जाए तो वन लाइनर होता है, इसमें बहुत सारे वन लाइनर होते हैं और सारा का सारा कंटेंट इसमें पकड़ा जाता है। तो आज हम लोग इस पे चर्चा करने वाले हैं, इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और हम आपको बारी बारी से सारे एपिसोड को समझिए कि एक दो रोज़ में ही फाइनल कोशिश करेंगे फाइनल हो जाए, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए हमारा होता है घटना चक्र का, ठीक है, समसामयिक हो जाता है। अगर बात करें तो 2023 का मटेरियल इसमें बहुत ही ज़्यादा मिलेगा आपका। आप देख रहे हैं करंट अफेयर्स, प्रत्येक माह की घटनाओं का तथ्यात्मक प्रस्तुतिकरण किया गया है। देखिएगा इसमें क्या क्या कंटेंट हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं। देखिए कहता है कि 3500, और हम 3500 जो पॉइंट्स है हम इस पे बात करेंगे। देखिए 90 की बात हो जाता है जो न्यू बात करेंगे। और राष्ट्रीय जो सबसे ज़्यादा आपके बीपीएससी में सवाल पूछे जाते हैं, राष्ट्रीय से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद स्थान आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय का, उसके बाद आर्थिक परिदृश्य का आता है, उसके बाद साइंस टेक यानी कि वैज्ञानिक परिदृश्य का आ जाएगा। और संक्षिप्त भी होते हैं बहुत सारे घटना इवेंट्स, बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद खेल से कम 5 सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा कंटेंट इसमें है। एक बार रिवीजन के तौर पे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमारा बीपीएससी 69 के समय इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमें फ़ायदा मिले, ठीक है। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ देखते हैं। कहता है यहाँ पे कि जुलाई अगस्त माह में संपन्न 50 से अधिक नवीन परीक्षा प्रश्नों के जीएस खंड का आधिकारिक उत्तर प्रपत्र के अनुरूप तथा तथ्यात्मक, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं इसका हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। तो ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ और भी लिखा हुआ है। कहता है कि समसामयिक घटना चक्र हो जाता है। थोड़ा सा इस पर भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ जो पॉइंट है वो हमारा राष्ट्रीय हो, अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, आर्थिक हो जाएगा, विज्ञान हो जाएगा, खेल हो जाता है और विविध आ जाता है। अगर हम इन सारे कंटेंट को पकड़ लेते हैं तो हमारा एक बेस्ट रिवीजन हो जाता है, सबसे बढ़िया रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग रिवीजन करते हैं और एक साल का रिवीजन हम लोग फटाफट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है लेकिन जो भी है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही संभावित बनेगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं प्रश्नों का। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव, जैसे आप देख ही रहे होंगे बहुत दिनों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक देश एक चुनाव की बात कर रही है, ठीक है। तो देखिएगा कहता है कि केंद्र सरकार द्वारा एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसकी, कहता है कि किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। तो देखिएगा ये पूर्व राष्ट्रपति हो जाते हैं, इनका रामनाथ कोविंद हो जाते हैं, ठीक है। और इन्हीं की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया, किसके लिए, तो एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना पर एक समिति, एक सिफारिश देने के लिए, ठीक है। और देखिए कहता है कि इस समिति में कुल कितने सदस्य हैं, पूछा जा सकता है कि बताइए इस समिति में कुल कितने सदस्यों की संख्या हो जाता है। तो सदस्यों की संख्या याद रखिएगा 8 हो जाएगा। कितना, तो सदस्यों की संख्या 8 हो जाता है। अगला देखिए कहता है कि वर्ष 2019 के आम चुनावों के दौरान, देखिए पहले क्या होता था, अगर बात करें हमारा देश जब आज़ाद हुआ तो लोकसभा की चुनाव और साथ ही साथ विधानसभा का चुनाव भी हुआ करता था। बाद में इस दोनों के चुनाव में अंतर होने लगे, ठीक है। तो अगर बात कर लिया जाए कि एक राष्ट्र और एक चुनाव की अगर बात होगी तो क्या फ़ायदा होगा और क्या हानि होगा, ये मेंस में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पीटी की व्यू से हम लोग ये देखते हैं, ठीक है।
तो कहता है कि वर्ष 2019 के जो चुनाव हुए हैं, आम चुनाव जो हुआ था, उस समय कहता है कि कितने राज्य विधानसभाओं का चुनाव हुआ था। तो देखिए ये होता है आपका, एक आंध्र प्रदेश हो जाएगा, एक उड़ीसा हो जाता है, और एक सिक्किम में चुनाव होता है, और नेक्स्ट होता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इतना याद रखिए। कहाँ पे? तो अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिएगा, कहता है यहाँ पे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव को खत्म करने के लिए, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कहता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में जाति विरोधी भेदभाव विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य कौन हो जाता है। तो आपको पता होगा कि स्टेट, अगर हम अमेरिका की बात करेंगे तो समझिए कि अमेरिका में राज्यों की संख्या 50 हो जाता है। राज्यों की संख्या कितना है? 50 है अमेरिका में। और कहता है कि जाति विरोधी विधेयक, भेदभाव जो विधेयक है पारित करने वाला, कहता है कि कहाँ का? अमेरिका का पहला राज्य बताइए कौन हो जाता है। तो ये देखिए, ये पारित हुआ 28 अगस्त 2023 को हुआ। कब? तो 28 अगस्त 2023 को होता है। कहाँ पे? तो कैलिफोर्निया हो जाता है, ये स्टेट है वहाँ का, एक कैलिफोर्निया हो जाता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिएगा, कहता है कि किस शहर में, कहता है किस शहर में, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, G20 की एक स्वास्थ्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। कब किया गया? तो 29 से 31 अगस्त 2023 को किया गया। कहाँ पे? तो बेंगलुरु हो जाता है, याद रखिएगा। अब हम लोग जैसे G20 का हम लोग देखेंगे, G20 का जो शिखर सम्मेलन हुआ हमारे भारत में हुआ, ठीक है, और ये भारत में हुआ तो 18वां होता है। कौन सा? 18वां हो जाता है। और इसी में एक नया सदस्य यानी कि यूनियन जुड़ा, जिसको बोलते हैं हम लोग अफ्रीकी यूनियन हो जाता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो G20+1 भी जोड़ देंगे तो 21 हो जाता है। इस तरीके से देखा जाए तो जो G20 जो हो गया उसमें अब एक जोड़ देंगे संख्या जो हो जाता है तो G21 हो जाता है। अगर इस तरीके से हम लोग देखेंगे तो कंट्री की संख्या 19 हो जाएगा और यूनियन की संख्या 2 हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ये सब चीज़ें। और माने कि यूनियन की बात कर दे तो एक होता है यूरोपियन यूनियन, और एक हो जाता है जो नया आपके भारत में अस्थायी सदस्य बना है वो हो जाता है अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन में देशों की संख्या, उसमें सदस्यों की संख्या आपको 51 हो जाता है, 55 हो जाता है, सॉरी। और वहाँ पे उन कंट्री को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो अगला देखते हैं, कहता है कि इस कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया। ठीक है, कहता है कि बताइए कि इस कार्यशाला का उद्घाटन किसने किया। तो यहाँ पे देखते हैं, ये नाम हो जाता है आपका, देखिए अगला देखिएगा आप लोग, ये नाम आपका हो जाता है जो उद्घाटन किए, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे नाम होता है इनका। ठीक है, क्या नाम रहता है? केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री जो हैं शोभा करंदलाजे नाम रहता है इनका। अगला देखिए, कहता है यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था। कहता है कि यह कार्यशाला किस विषय पर केंद्रित था। तो याद रखिएगा, एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ। कौन सा? तो एक स्वास्थ्य अवसर और चुनौतियाँ हो जाता है। G20 की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाएगा कि G20 की स्थापना कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1999 हो जाता है। कब? वर्ष 1999 हो जाता है। अगला सवाल कहता है कि बताइए मतलब वर्ष 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये जो कंट्री है ये आपका हो जाता है ब्राज़ील करेगा। ठीक है, याद रखिए कौन सा करता है? ब्राज़ील करता है। हम लोग अगला देखते हैं, 2024 में G20 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा। तो ये देखिए आपका हो जाएगा ब्राज़ील हो जाता है, याद रखिएगा। 2024 में करेगा, ब्राज़ीलिया में होगा। ठीक है, देखिए 2023 में आपका भारत होता है और 2024 है ये आपका ब्राज़ील हो जाएगा। ठीक है, और 2022 की अगर बात कर दिया जाए तो कौन किया था? ये बाली में हुआ था। कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पे? तो इंडोनेशिया में, याद रखिएगा। ठीक है, इंडोनेशिया में ही हुआ। ये 17वां G20 का शिखर सम्मेलन था। भारत में जो हुआ वो 18वां G20 का शिखर सम्मेलन था। और जो ब्राज़ील में होगा 2024 में वो आपका कौन सा? 19वां हो जाता है
G20 का शिखर सम्मेलन। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला देखते हैं। कहता है कि किस राज्य के, देखिए कहता है किस राज्य के चोकुआ चावल या मैजिक राइस को कौन सा भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग मिला है। तो ये कहाँ का है खाद्य पदार्थ, तो देखेंगे असम का हो जाता है। कहाँ पे, असम का हो जाता है। और इसको जीआई टैग कब मिला, तो अगस्त 2023 में मिला है। याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। क्या हो जाएगा, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। कहता है कि फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। ठीक है, 27 अगस्त 2023 को प्रतिबंध हटाया कौन, श्रीलंका। ठीक है, याद रखिएगा कौन हो जाता है, तो इसका आंसर आपको श्रीलंका हो जाता है। याद रखेंगे आप लोग। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कहता है कि श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर, कहता है श्रीलंका फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो ये कब लगता है, तो याद रखिएगा जनवरी 2023 में प्रतिबंध लगता है, जनवरी 2023 में, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। कहता है कि किस भारतीय जहाज निर्माता ने केन्या शिपयार्ड लिमिटेड के साथ जहाज डिजाइन तथा निर्माण में सहयोग के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर कब किया, तो देखिए 29 अगस्त 2023 को हो जाता है। ठीक है, और भारतीय जो जहाज निर्माता कंपनी, उसको हम लोग देखेंगे, और ये है आपका गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। कौन हो जाता है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला सवाल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला सवाल देखिए। कहता है यहाँ पे कि किस केंद्र शासित प्रदेश के, कहता है किस केंद्र शासित प्रदेश के भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई, कौन सा, और रामबन सुलाई शहद को, देखिए कहता है कि कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ के, ठीक है, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को भौगोलिक यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में रहा है और काफ़ी वीवीआई है। तो कौन सा हो जाता है, किस राज्य का होता है, तो ये आपको जम्मू और कश्मीर हो जाएगा, ये केंद्र शासित प्रदेश हो जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग। अगला देखिए, कहता है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किसके साथ सफाई कर्मचारियों के उत्थान के लिए समझौता किया है। किसके साथ, कर्मचारियों का, यानी कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके साथ समझौता हुआ है। तो कौन से हो जाते हैं, तो ये देखिए NS KFDC हो जाते हैं, NS KFDC हो जाते हैं। इन्हीं के साथ ये मतलब समझिए कि उत्थान के लिए, इन्हीं के उत्थान के लिए क्या होता है, समझौता किया गया है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, कहता है यहाँ पे किस वित्तीय वर्ष के लिए, अगला सवाल देखिए, कहता है कि किस वित्तीय वर्ष के लिए यह समझौता हुआ। पूछा जा सकता है, थोड़ा सा डिटेल्स में कभी कभी दे रहा है तो अच्छा है आपके लिए एग्जाम के लिए। कहता है कि किस वित्तीय वर्ष के लिए यह समझौता हुआ। तो याद रखिएगा वित्तीय वर्ष आपको 2023-24 और 2024-25 हो जाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कहता है कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम NSKFDC की स्थापना, कहता है कि कब हुआ था, कहता है कि स्थापना कब हुआ था इसका। तो याद रखिएगा ये आपको जनवरी 1997 में हो जाता है। कब, तो जनवरी आपको जनवरी 1997 में हो जाएगा। कब, जनवरी 1997 में। देखिए अगला सवाल कहता है यहाँ पे, अगला सवाल देखिए, कहता है कि NSKFDC किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है। पूछा जा सकता है किस मंत्रालय के तहत संचालित होता है। तो ये देखिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। अगला सवाल देखिए, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है।
याद रखिए, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका 29 अगस्त हो जाएगा। कब हो जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का कार्यकाल कहता है कि कार्यकाल किसने ग्रहण किया? क्या हो जाता है? किसने ग्रहण किया? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 1 सितंबर 2023 का करंट है। तो 1 सितंबर 2023 को इन्होंने पद ग्रहण किया। उनका नाम जया वर्मा सिन्हा होता है। याद रखिए कौन सा? तो जया वर्मा सिन्हा हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाता है? जया वर्मा सिन्हा हो जाता है। अगला देखते हैं, कहता है कि ये इस पद पर नियुक्त होने वाली किस क्रम की अधिकारी होती हैं? किस क्रम की महिला अधिकारी होती हैं? तो याद रखिएगा ये प्रथम महिला अधिकारी हो जाती हैं। इसीलिए ये जो प्रश्न है आपका, ये वाला जो प्रश्न हो जाता है बहुत ही वीवीआई हो जाएगा, क्योंकि यह जो महिला है वो प्रथम अधिकारी हो जाती हैं। ठीक है, तो किसके लिए? तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के लिए, सॉरी ये रेलवे बोर्ड का जो अध्यक्ष हो जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हो सकता है सवाल पूछा जा सके आपसे। ठीक है, अगला देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला कहता है कि गैबोन में तख्ता पलट के बाद, कहता है कि गैबोन में तख्ता पलट के बाद किसे अंतरिम नेता घोषित किया गया? और ये 30 अगस्त 2023 को हो जाता है। तो ये यहाँ पे देखिएगा, ये जनरल ब्राइस ओलीगुई न्यूगेमा नाम इनका रहता है। ठीक है, अंतरिम नेता जो घोषित किए गए हैं गैबोन, और कंट्री भी याद रखिएगा कहाँ पे? तो गैबोन हो जाता है। गैबोन में तख्ता पलट के बाद अंतरिम नेता घोषित किए गए हैं जिनका नाम है जनरल ब्राइस ओलीगुई नुगेमा नाम रहता है। और कहता है कि गैबोन की राजधानी, मतलब इसकी राजधानी कहाँ पे हो जाती है? तो याद रखिएगा लिब्रेविले हो जाता है। कौन सा? लिब्रेविले हो जाता है, जहाँ की मुद्रा CFA फ्रैंक हो जाएगा। CFA फ्रैंक हो जाएगा और पूछा जा सकता है। ठीक है, CAF फ्रैंक हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं, अगला देखिए, कहता है कि केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस नाम से एक कॉमिक पुस्तक जारी की है? ठीक है, कहता है कि केंद्रीय जो मंत्री हैं जिनका नाम है आपको धर्मेंद्र प्रधान ने, कहता है कि किस नाम से एक कॉमिक, ठीक है, कॉमिक पुस्तक, कौन सा? तो कॉमिक पुस्तक जारी किया है 29 अगस्त 2023 को। तो ये नाम रहता है लेट्स मूव फॉरवर्ड, नाम रहता है लेट्स मूव फॉरवर्ड नाम रहता है। याद रखिएगा, ये धर्मेंद्र प्रधान ने क्या किया? इस पुस्तक को जारी किया था। ठीक है, जिसका नाम है लेट्स मूव आपको फॉरवर्ड नाम रहता है, याद रखिएगा। कहता है कि इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया? कहता है कि इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो NCERT तथा यूनेस्को के द्वारा किया गया। और इसीलिए ये जो प्रश्न हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, कहता है कि इस पुस्तक को किसके द्वारा विकसित किया गया? तो NCERT और यूनेस्को के द्वारा विकसित किया जाता है। अगला सवाल इसी में देखेंगे हम लोग, कहता है कि विश्व संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व संस्कृत दिवस की अगर बात हो जाए तो 31 अगस्त को मनाया जाता है। कब? 31 अगस्त को हो जाएगा, और 31 अगस्त को आपको मनाया जाता है कौन सा? विश्व संस्कृत दिवस हो जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे हम लोग, कहता है कि यह दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो देखिएगा, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही ख्याति प्राप्त थे जिनका नाम था पाणिनि, जिनको व्याकरणविद कहा जाता है। और इन्हीं के याद में और इन्हीं के क्या कहा जाता है उपलक्ष्य में ये दिवस मनाई जाती है। ठीक है, किसके समय में? तो देखिए पाणिनि हो जाते, इन्हीं के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2010 में संस्कृत को किस राज्य की दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया जाता है? ठीक है, कौन ऐसा राज्य है जहाँ पे संस्कृत को 2010 में दूसरा कह सकते हैं दूसरा आधिकारिक जो भाषा है घोषित किया गया? तो ये आपका राज्य हो जाएगा उत्तराखंड हो जाता है। कहता है कि 31 अगस्त 2023 को 5 डाइविंग सपोर्ट क्राफ्ट, जिसको DSC के नाम से जानते हैं,
परियोजना के किस पहले जहाज का जलावतरण किया गया? तो इसका आंसर देखिए हो जाता है आपका ये हो जाएगा DSC। कहता है कि DSCA-20 हो जाएगा, मतलब यार्ड 325 हो जाता है। DSC हो जाता है A-20 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है इसमें कि DSC-A-20 का जलावतरण कहाँ किया गया? ठीक है, कहाँ किया गया? तो ये हुगली नदी हो जाता है, कहाँ पे? तो कोलकाता हो जाता है। हुगली नदी कहाँ पे? तो कलकत्ता हो जाता है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, कहता है यहाँ पे कि जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने किया था? कहता है कि जलावतरण समारोह की अध्यक्षता किसने किया था? तो याद रखिएगा वाइस एडमिरल संजय महेंद्र हो जाते हैं। वाइस एडमिरल संजय महेंद्र हो जाते हैं, और ये आपके लिए बहुत ही VVI हो जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग, अगला देखिए, कहता है आधार से जुड़ा जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य कौन बना है? कौन सा? तो देखिए, कहता है कि आधार से जुड़ा हुआ जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला कहाँ का? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र का। कहता है कि पहला राज्य कौन हो जाएगा? तो ये देखिए, ये आपको नागालैंड हो जाता है, और ये बना आपको 21 अगस्त 2023 को। कौन सा राज्य हो जाता है पूर्वोत्तर का? तो ये आपको नागालैंड हो जाता है, याद रखिएगा। कौन सा? तो नागालैंड हो गया। अगला सवाल देखिए, कहता है यहाँ पे कि यह पहल कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित है? कहता है कि यह पहल जो है कितने वर्ष के बच्चों पर केंद्रित हो जाता है? तो 0 से 5 वर्ष के बच्चों पर ये लागू हो जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि किस बैंक ने ग्राहकों के लिए इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का शुभारंभ किया? कौन सा बैंक किया कि इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट का प्रारंभ कौन सा बैंक किया है? तो ये आपका बैंक एक्सिस बैंक हो जाता है। एक्सिस बैंक हो जाता है। कब प्रारंभ किया? 29 अगस्त 2023 को प्रारंभ किया, ठीक है। अगला देखते हैं, कहता है कि किस जगह स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री RK सन्मुखम चेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? ठीक है, किस जगह, कहाँ पे किया गया? तो ये आपका 31 अगस्त 2023 को कोयम्बटूर में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो कोयम्बटूर हो जाएगा। देखिए आंसर आपका कोयम्बटूर हो जाता है। कब? 31 अगस्त 2023 को किया जाता है इसका अनावरण, ठीक है। अगला सवाल हम लोग देखते हैं, देखिए पूछा जाएगा कि इसका अनावरण किसने किया था? तो केंद्रीय मंत्री होते हैं जिनका नाम है पीयूष गोयल, ठीक है। पूछा जाएगा कि इसका अनावरण किसने किया? तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हो जाते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, कहता है कि महिंद्रा ग्रुप के स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? और ये नियुक्त किया जाता है महेंद्र सिंह धोनी को। याद रखिएगा किसको किया गया? तो महेंद्र सिंह धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। कब बनाया गया? तो 31 अगस्त 2023 हो जाता है, ठीक है। 31 अगस्त 2023 हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ब्रांड एम्बेसडर से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी आपके सामने जो प्रश्न आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम रटे ही लीजिएगा। रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है निश्चित तौर पे प्रश्न अगर बनता है तो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है। 2023 में आपको मिला है 4 लोगों को, आप उसे ज़रूर रट जाइएगा, खास करके भारत तो ज़रूर रट जाइएगा, ठीक है। हम आपको डाटा बताते हैं। कहता है कि 65वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के विजेताओं की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? और ये घोषणा आपको 31 अगस्त 2023 को होता है, याद रखिएगा। ये आपका रेमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये बहुत ही VVI हो जाता है, ठीक है। कहता है कि किसके द्वारा यह घोषणा किया गया था? तो याद रखिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो फाउंडेशन होता है इसी के द्वारा यह पुरस्कार के लिए विजेताओं की घोषणा करता है, ठीक है। कहता है कि यह
इस वर्ष यह पुरस्कार कितने व्यक्तियों को दिया गया? कहता है कि बताइए कि ये इस वर्ष यानी कि 2023 की अगर बात करें यहाँ पे, तो 2023 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया? तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार की अगर बात करें तो 4 लोगों को दिया जाता है। कितने लोगों को? 4 लोगों को। 4 लोगों को आप याद ज़रूर कर लीजिए ताकि आपके दिमाग में ये छप जाए और इसका फ़ायदा आपको एग्ज़ाम में हो, क्योंकि डायरेक्ट पूछ देता है। रमन मैग्सेसे अवार्ड ज़रूरी नहीं कि भारत में मिलने वाले लोगों के ही बारे में पूछे, ठीक है। तो 4 जो नाम है उसको आप याद करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। तो देखिए जो 4 विजेता है, हम लोग 4 विजेता पे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ये आप देख रहे हैं पुरस्कार विजेता हो जाते हैं, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं ये देश हो जाते हैं, उनका संबंध किस देश के साथ होता है। उसके बाद हम देखेंगे किस योगदान में यानी कि किस कृति के लिए, किस उपलब्धि में इनको यह सम्मान दिया गया, ठीक है। तो देखिएगा पहला होता है हम लोग का डॉक्टर रवि कन्नन आर हो जाते हैं। इन्हीं को रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है और ये भारत के रहने वाले हैं। क्या नाम रहता है? डॉक्टर रवि कन्नन आर रहता है। इसे याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है, ठीक है। इसे छोड़ मत दीजिएगा क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा। कहता है कि योगदान क्या था? तो समग्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में इनको यह सम्मान दिया गया है, ठीक है। कहता है कि डॉक्टर रवि कन्नन आर जो हैं इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया, जो भारत के रहने वाले हैं और इनको यह सम्मान जो दिया गया समग्र स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया गया है, ठीक है। अगला देखिएगा, अगला नाम याद रखिएगा, इनका नाम है कोरवी रक्षंद नाम हो जाता है। कोरवी रक्षंद नाम हो जाता है और ये बांग्लादेश के रहने वाले हैं, याद रखिएगा। कोरवी रक्षंद होते हैं जो बांग्लादेश से संबंध रखते हैं, इनका देश बांग्लादेश है और उन्होंने अगर योगदान की बात करें तो समावेशी शिक्षा के विकास के लिए इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया। किसके लिए दिया गया? तो देखिए समावेशी शिक्षा के विकास के लिए दिया गया। रमन मैग्सेसे अवार्ड एक समय में आप देखेंगे तो एनडीटीवी के एक बहुत ही अच्छा समझिए कि रवीश कुमार जो हैं उनको दिया गया था रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, बहुत अच्छे पत्रकार हैं, ठीक है। तो अधिकतर क्या होता है कि यूपीएससी में लड़का लोग उनको ज़रूर फॉलो करता है, पढ़ता है। तो ये देखिएगा रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023 जो 4 लोगों को दिया गया, इसको ज़रूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो बांग्लादेश के हो जाते हैं। अगला सवाल हम लोग फिलीपींस के बारे में करते हैं। देखिए एक और नाम हो जाता है जिसका नाम है मरियम कोरोनेल फेरर नाम हो जाता है और ये फिलीपींस के रहने वाले हैं। मरियम कोरोनेल फेरर रहते हैं जो फिलीपींस के रहने वाले हैं और पूछा जा सकता है कि योगदान क्या है इनका, किस क्षेत्र में इन्होंने योगदान दिया जिसके वजह से इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। तो शांति निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया था, ठीक है। ये तीसरा हो गया। हम लोग चौथा करते हैं। चौथा देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। चौथा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और याद रखिए यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाएंगे, निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे, एकदम गारंटेड होता है कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो हो गया, चाहे नोबेल शांति पुरस्कार हो गया, नोबेल का जो भी पुरस्कार आपको दिया जाता है नोबेल से पूछे ही जाएंगे, निश्चित तौर पे 100% पूछा जाता है। तो चौथा हम लोग देखते हैं नाम जो है, ये नाम है यूजेनियो लेमोस नाम होता है इनका। यूजेनियो लेमोस नाम होता है और ये तिमोर लेस्ते के रहने वाले हैं, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम है यूजेनियो लेमोस हो जाते हैं, तिमोर लेस्ते का रहने वाले हैं और इनका योगदान के अगर बारे में देखा जाए तो खाद्य संप्रभुता के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट काम किया था, जिसके वजह से इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। और ये सम्मान आपको 2023 में दिया गया, ठीक है, 23 के लिए दिया गया है। तो ये क्या हो जाते हैं? यूजेनियो लेमोस हो जाते हैं, तिमोर लेस्ते के रहने वाले हैं। याद रखिएगा जिसका नाम है उसका कंट्री ज़रूर याद रखिएगा। कंट्री याद रखिएगा तो फिर उसके बाद उपलब्धियाँ ज़रूर याद रखिएगा कि किसके वजह से, किस काम के वजह से इनको रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया, ठीक है। अगला देखते हैं
इस पुरस्कार को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो देखिए, इसको एशिया का नोबेल भी कहा जाता है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड का अगर दूसरा नाम देखेंगे तो एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, एशिया के नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। बहुत इम्पॉर्टेंट हम लोगों ने जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है उसको किया, इसलिए देखिए ये जो वन लाइनर दे देता है ये बहुत ही अच्छा हो जाता है आपके रिवीजन के लिए। अगर आप अच्छे से देख लीजिए तो समझिए कि बहुत सारा आपका रिवाइज हो जाता है, और जो भी थोड़ा सा माइंड से अगर निकल गया हो, कुछ नया चीज़ें भी इसमें ऐड कर दिया जाता है। और सब मतलब समझिए कि एग्ज़ाम के व्यू से होता है। अगर आपने 1 साल के अंदर में 1 साल तक आपने प्रतियोगिता दर्पण पढ़ा है तो भी सारा का सारा प्रश्न यहाँ से बन ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। कहता है कि इस पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यानी कि रेमन मैग्सेसे अवार्ड की जो स्थापना हुआ था, जो ये पुरस्कार दिया जा रहा था, उसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1957 में हो जाता है। कब? 1957 में ये हो जाता है। ठीक है, अगला देखिए, कहता है कि इसका सर्वप्रथम वितरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका वितरण 1 वर्ष के बाद शुरू हो गया। 57 में इसका स्थापना हुआ और 58 में यानी कि 1958 में क्या होता है? यह प्रारंभ हो जाता है। देखा जाए तो इस भारतीय नागरिक को, कहता है किस भारतीय नागरिक को सर्वप्रथम यह पुरस्कार प्रदान किया गया? कौन सा? रेमन मैग्सेसे अवार्ड जो है सर्वप्रथम किसको दिया गया? तो विनोबा भावे को दिया जाता है। कब दिया जाता है? तो 1958 में दिया जाता है। और विनोबा भावे के बारे में आप जानते हैं, जब महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया तो पहला सत्याग्रही आपको विनोबा भावे हो जाते हैं। दूसरा सत्याग्रह की अगर बात करेंगे तो आपको जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। जब तीसरा सत्याग्रह की बारे में बात करेंगे तो ब्रह्मदत्त हो जाते हैं। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। जब चौथा आप देखेंगे कि चौथा सत्याग्रही कौन हो जाते हैं, तो कौन हो जाते हैं? तो वहाँ पे देखेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाते हैं। इस तरीके से जो क्रम है बीपीएससी बार बार प्रश्न क्या करता है? पूछता है और रिपीट भी करता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला देखते हैं। अगला हम लोग देखेंगे, अगला इसे ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सेशन। हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके बाद यहाँ से हम फिर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि छोटे छोटे वीडियो में आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अच्छे से मतलब समझिए कि लोड ना पड़े, ज़्यादा देर तक एकदम बोर हो जाएंगे। इसलिए 25 मिनट 30 मिनट का 1 घंटे का चलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग, चलिए हम लोग इसके बाद से बात करते हैं। ठीक है, तो इस सेशन को थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स भी करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को लेकर के आने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।